सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज टॉर्क इक्वेशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट, अब हम बात करें टॉर्क इक्वेशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि अगर टॉर्क इक्वेशन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट अगर हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका टॉर्क है जो डेवलप हो रहा है, जनरली हमने बेसिक में डिस्कस किया था कि तीन टाइप के टॉर्क आपके डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल होते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल होते हैं। फर्स्ट आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कि आपके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रोलिंग टॉर्क जो आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में लग करके उसे कंट्रोल करता है, और जिस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब आपका पॉइंटर रुकता है जहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है, तो आपका मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी होता है। और डैम्पिंग टॉर्क जो होता है वो आपके पॉइंटर के ऑसिलेशन को डाई आउट करता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोले जो कि आपके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अभी हमने वर्किंग प्रिंसिपल में डिस्कस किया कि जो आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा था क्योंकि कोर आपका सर्कुलेट कर रहा था, और कोर आपका रोटेट इसलिए कर रहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में लग रहा था। और ये जो है वो आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये जो है वो आपके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से लिया जा सकता है। तो अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बात करें तो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एप्लीकेबल होगा वो होता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, जहां पे B आपके परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, I करंट जो आपके मूविंग कॉइल से पास हो रहा है, L आपका मूविंग कॉइल का कितना लेंथ आपके मेन मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है वो, और साइन थीटा आपके मैग्नेट और करंट के जो आपका जो दोनों ही जो कंडक्टर है और जो आपका परमानेंट मैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा कहलाता है। तो अब अगर बेसिकली देखा जाए तो आपका कंडक्टर और जो आपका परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी F इज इक्वल टू BIL होगा फर्स्ट थिंग। बट ये जो BIL है ये आपके सिंगल टर्न कॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। मल्टीपल टर्न कॉइल के लिए जो होता है तो F का वैल्यू हो जाता है NBIL साइन थीटा, और चूंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो F इज इक्वल टू NBIL। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD की बात करें तो TD इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स है, और उसे हम लिख सकते हैं NBIL, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 थी तो साइन 90 का वैल्यू 1 है। और डिस्प्लेसमेंट हम इसे विड्थ ऑफ दी जो आपका मूविंग कॉइल है हम उसे बोल सकते हैं। और अगर विड्थ ऑफ द मूविंग कॉइल को अगर हम D से लेके चले तो डिस्प्लेसमेंट हम D से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे अगर बात करें तो यही NBI, और अगर हम L और D को मल्टीप्लाई कर दें तो L लेंथ ऑफ द मूविंग कॉइल था और D आपका विड्थ ऑफ द मूविंग कॉइल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मूविंग कॉइल बन जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं सिंपली NBIA। ठीक है, तो NBIA ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो आपको ये फॉर्मूला याद करने में बहुत ही आसानी होगी, और वो अगर रीअरेंजमेंट करते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर वो हम रीअरेंज कर दें उसे जो हमें NBIA मिला था उसको रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD इज इक्वल टू
BINA, जो NBIA हम लिख रहे थे उसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो हम इसे लिख सकते हैं BINA, दैट इज बीना। और ये एक नाम है जो इन जनरल हमारे आसपास ये नाम दिखता चल जाता है। तो ये अगर नाम अगर आपको याद रखेगा तो आपको ये पता चल जाए कि PMMC इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है। और इसे हम यूनिट की अगर बात करें तो टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे चूंकि आप परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हो तो उसका फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे B कांस्टेंट है। एक बार जो आप कॉइल यूज कर लोगे उसके नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो जाएंगे, उसके क्रॉस एरिया कांस्टेंट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। और मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो ऑलवेज मेजरेबल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये A मीटर है तो TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डायरेक्टली, बट अगर ये वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर में जितना वोल्टेज अप्लाई करेगा उतना ही करंट प्रोड्यूस करेगा। तो उस कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट फ्रॉम ओम्स लॉ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये हम बोल सकते हैं फॉर एप्लीकेबल फॉर वोल्ट मीटर, और इसे हम बोल सकते हैं एप्लीकेबल फॉर एमीटर। क्लियर? अच्छा, दूसरा बेसिक में हमने ये डिस्कस किया था कि एट इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होगा, और चूंकि कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में होगा, तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो आपका पॉइंटर वहीं पे रुक जाएगा और वही वैल्यू आपका मेजर्ड वैल्यू होगा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंट्रोलिंग टॉर्क है वो इक्वल होगा आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, और कंट्रोलिंग टॉर्क चूंकि हम यहाँ पे स्प्रिंग से प्रोवाइड करवाया, तो मैंने आपको बताया था TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, और TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो अगर TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है जब आप यूज करते हैं स्प्रिंग कंट्रोल, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो TC इज इक्वल टू K थीटा लिखते हैं, जहां पे K आपका स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है ना। तो TC इज इक्वल टू, चूंकि स्प्रिंग से प्रोवाइड करवाया तो TC इज इक्वल टू K थीटा, और TD इज इक्वल टू अभी हमने निकाला बीना, तो थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बीना अपॉन के। ठीक है, इसको आप डिग्री में डिटरमाइन कर सकते हैं और रेडियंस में डिटरमाइन कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग अगर देखा जाए तो थीटा के वाले इक्वेशन में भी चूंकि आप परमानेंट मैग्नेट यूज करो तो बी का वैल्यू कांस्टेंट होगा, जो एक बार आपने कंडक्टर यूज कर लिया उसके नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होगा, और साथ साथ स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं कि जो थीटा है दैट इज इक्वल टू BNA अपॉन के, सारे कांस्टेंट को एक साथ लिखें और इनटू आई अगर हम कर देते हैं तो कांस्टेंट को अगर हम हटाएं तो हम कह सकते हैं कि थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, जहां पे जो थीटा है वो एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर है। और अगर आपके पॉइंटर का एंगुलर डिफ्लेक्शन करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि एक लीनियर रिलेशनशिप है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो इसका स्केल होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है उसका स्केल लीनियर होता है। ठीक है, और मोस्ट जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं उसमें आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट इकलौता इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका जो स्केल है वो लीनियर स्केल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्या क्या बोल सकते हैं कि जो आपका PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है वो
it measures DC quantities only. क्यों? Because it measures average value of unknown quantity. ठीक है, तो अब क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ डीसी क्वांटिटी मेजर करता है क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू मेजर करता है, और एसी कोई भी क्वांटिटी हो उसका एवरेज वैल्यू ऑलवेज जीरो होता है। यानी कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से अगर आपने एसी करंट या एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो उसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो जीरो होगा, यानी कि आपके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ये है, और ये इकलौता आपका इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, वो इकलौता आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि डीसी वैल्यू मेजर करता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर हम बात करें तो अगर जैसे अब ये सिर्फ डीसी वैल्यू मेजर करता है, तो अगर हम बोलें कि इफ एसी क्वांटिटी इज अप्लाइड, if AC signal passes through PMMC, then it reads zero value. ठीक है, नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इफ आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर passes through PMMC, then it reads average value of output of half wave rectifier, that is I average is equal to Im upon pi, that is equal to 0.318 Im. If the output of full wave rectifier passes through PMMC instrument, then it reads average value of output of full wave rectifier, that is I average is equal to 2Im upon pi, that is equal to 0.637 Im. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जामिनेशन में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाया जाए तो यहां से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। या इफ ए करंट एक्सप्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू I नॉट प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी plus so on is passing through PMMC instrument, then it reads I naught only. Why? Because यहाँ पे I naught को छोड़ करके जितने भी आपके टर्म्स हैं इस करंट इक्वेशन के, वो सारे के सारे साइनसॉइडल फंक्शन है, और साइनसॉइडल फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तो यहां पे आई नॉट को छोड़ करके बाकी हर एक टर्म के लिए आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो वैल्यू रीड करेगा वो जीरो रीड करेगा, बट आई नॉट एक डीसी वैल्यू है, तो वो डीसी वैल्यू उसका एवरेज वैल्यू ही होता है। तो इसलिए आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से अगर ये करंट इक्वेशन अगर पास करवाया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ आई नॉट रीड करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा जिसमें हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर
हम उसका जो फॉर्मूला निकाले, अगर उस पे बेस पे अगर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं तो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हैज अक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ 10 mm इंटू 8 mm, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जो कंडक्टर है वो आपका 10 mm इंटू 8 mm है। द फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप इज 0.15 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू बी का वैल्यू आपको दे दिया गया है। इफ द कॉइल इज बाउंड फॉर 100 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स आपको इन 100 दे दिया है, कैरिंग अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, यानी कि आई का वैल्यू भी दे दिया है। कैलकुलेट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो हमें क्या क्या दे दिया, गिवन दैट क्रॉस सेक्शन एरिया ए हमें दे दिया गया 10 mm इंटू 8 mm, तो हम इसे लिख सकते हैं 80 mm स्क्वायर। अब चूंकि आपका ये जो आप जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उस न्यूमेरिकल में अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर वैल्यू उसके एसआई यूनिट में ना हो तो उसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ताकि लास्ट में जो आपका आंसर है वो आपको बहुत आसानी से एक्यूरेट वैल्यू मिल जाए, आपको कहीं पे भी आपका मिस्टेक ना हो। तो इसके लिए हम इसे कर सकते हैं एसआई यूनिट में कन्वर्ट, और एसआई यूनिट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू, बी का वैल्यू जो कि है 0.15 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, एन का वैल्यू दिया हुआ है 100। करंट जो हो रहा है वो है 5 मिली एम्पियर्स, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। एंड कैलकुलेट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यानी टीडी का वैल्यू हमें यहां पे निकालना है। साथ साथ बोल रहा है कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इतना, यानी कि आपको थीटा का वैल्यू भी यहां पे निकालना है, जबकि जो k का वैल्यू है वो आपको बता दिया गया 0.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो हमें टीडी का वैल्यू निकालना है, तो अभी हमने टीडी का फॉर्मूला पढ़ा था, टीडी इज इक्वल टू बीना, यानी BINA, जहां पे बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 0.15 इंटू आई का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ इंटू एन का वैल्यू दिया हुआ है 100 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 80 इंटू 10⁻⁶। तो अब अगर बात करें तो यहां पे 100 के 2 जीरो, अब अगर हम बात करें तो यहां पे 100 के 2 जीरो और 80 का 1 जीरो से 10⁻³ कैंसल आउट हो सकता है। अब उसके बाद देखो तो 5 इंटू 8 कितना होगा 40, 40 इंटू 0.15 हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर। ये हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी मिल गया। इसके बाद थीटा का वैल्यू निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू बीना अपॉन के, बीना आपका टीडी था तो हम सिंपली लिख सकते हैं टीडी अपॉन के। टीडी का वैल्यू अभी आपने निकाला 6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर अपॉन के है 0.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन मीटर पर डिग्री। तो अब अगर बात करें जहां 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶ कैंसल आउट हो जाएगा, तो उसके बाद 0.26 को कट करेगा 30 टाइम्स में, तो यहां पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो ये जो आपका वैल्यू आ जाता है, तो अब ये जो आपका वैल्यू आया यही आपका रिक्वायर्ड So students, we have achieved our second learning outcome, that is torque equation of PMMC instrument, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.